मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी जिज्ञासा विथ ओपी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था और अपलोड किया है हिंदी का, सुपर टेट के लिए हिंदी का। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। मैं बहुत ही खुश हूं और उत्साहित हूं और अब यह निश्चित किया है कि निश्चित रूप से आप लोगों को मैथ और हिंदी का रेगुलर क्लास दूंगा सुपर टेट का। तो इसी प्रकार आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, पूछिए आप, हम उसका जवाब देंगे निश्चित रूप से। और फिर जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम आपको डेली जितना उत्साह आपका हो पढ़ने का उतना हमारा भी उत्साह पढ़ाने का हो, ऐसा लगे मुझे। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस समय हमने कहा था आपको 5 बजे, शाम को 5 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी और मैथ में की क्लास में सुपर टेट का जो सिलेबस होगा उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो सबसे पहले सुपर टेट का सिलेबस देख लिया जाए, फिर हम एक एक चैप्टर करके आपको पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सुपर टेट का जो सिलेबस है, सुपर टेट का मैथ्स का सिलेबस, उसमें देखिए कितने चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो हम आपको नंबर सिस्टम की चर्चा आपसे करेंगे, क्योंकि यह किसी भी अगर किसी भी सिलेबस के लिए अगर हम पढ़ाएं तो उसका बेस नंबर सिस्टम ही होता है मैथ के लिए। तो नंबर सिस्टम को पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर हम आपको परसेंटेज चलेंगे, तीसरा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इसके बाद चौथा चैप्टर है डिस्काउंट। ध्यान से देखिए, चलिए हिंदी में भी नाम ले लें। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज यानी प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी बट्टा, जो हम आप लोगों को बट्टा नाम से जानते हैं, बट्टा, ठीक है ना, बट्टा डिस्काउंट। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान से देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो ब्याज पे ब्याज लगे, ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान से देखिएगा। एवरेज औसत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ध्यान से देखिएगा, अनुपात और समानुपात। 9वां चैप्टर देखिए वर्क एंड टाइम, समय और वर्क एंड टाइम, काम और समय, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, टाइम यानी समय, स्पीड यानी चाल, डिस्टेंस यानी दूरी, यानी समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ट्रेन की, ट्रेन से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से देखिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा जो सिलेबस आपको तय करके दिया गया है उसमें कुछ चीजें नहीं लिखी जाती हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे उसमें ट्रेन की चर्चा अगर नहीं है, वर्क एंड टाइम की चर्चा नहीं है, और आप कह दें कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो किसी में समाहित होते हैं, उसका डायरेक्ट नाम नहीं देता लेकिन फिर भी पूछ लेता है। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रेन से भी क्वेश्चन आएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी आएगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कर्ण और घातांक से भी क्वेश्चन आएगा। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। यहाँ देखिएगा अलजेब्रा यानी बीज गणित के क्वेश्चन, निश्चित रूप से बीज गणित से क्वेश्चन होंगे, अलजेब्रा से क्वेश्चन होंगे, लेकिन कौन से होंगे, जो फार्मूला बेस्ड आधारित जो है उस वही क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखिए, जैसे मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आएगा। 2D और 3D यानी 2D के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हम लोग क्षेत्रफल और 3D के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, आयतन, ठीक है। चलिए, जब वहां पर चलेंगे तो इसकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की चर्चा करेंगे। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स की चर्चा यानी सांख्यिकी की चर्चा करेंगे। तो यानी कुल मोटा अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कुल 17 चैप्टर हुए और इन 17 चैप्टरों को आपको विशेष ढंग से एक एक करके पढ़ना होगा। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक चैप्टर पढ़ लिया
तो मुझे पूरा आशा है कि क्वेश्चन आपका जाने नहीं पाएगा। और मैथ का जो सिलेबस है इसके अंतर्गत आपका 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यानी हिंदी जो मैंने देखिए सुबह मैंने हिंदी की चर्चा किया है, वहाँ भी 20 नंबर, और मैथ यहाँ भी 20 नंबर, वहाँ भी लगभग 20 नंबर का हो जाता है। यानी कुल 40 नंबर इससे आप तैयार कर लेंगे। और ये ऐसे नंबर हैं कि आपका जाएगा नहीं। मैथ तो बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, और चाहे मैथ हो या हिंदी, अगर आप थोड़ा सा मन लगाइए और पढ़िए देखिए तब फिर यहाँ से क्वेश्चन जाने नहीं पाएगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, हम चर्चा करते हैं। चूँकि टाइम ज़्यादा न हो और जल्दी क्लास पूरा हो जाए, तो इसलिए हम चलते हैं पहले चैप्टर से। तो देखिए हम चर्चा करेंगे, पहला चैप्टर जो है आपका कौन सा है, नंबर सिस्टम। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। यानी हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, संख्या पद्धति। ध्यान से देखिएगा, संख्या पद्धति। इसको बढ़िया से समझिए, क्योंकि बेस है, और जब आपका बेस मजबूत होता है फिर हम आगे कोई भी चर्चा करेंगे आप समझेंगे। हम संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ेंगे इसकी चर्चा मैं कल के चैप्टर में करूंगा, लेक्चर 2 में, या आगे करेंगे। लेकिन अभी हम इसका सामान्य परिचय दे दें कि संख्या पद्धति होता क्या है। तो संख्या पद्धति अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तव में जो संख्या पद्धति है वो क्या है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, संख्याओं को लिखने का तरीका ही संख्या पद्धति कहलाता है। संख्याओं को जो हम लिखते हैं वह जो तरीका है लिखने का वही संख्या पद्धति है। ध्यान से देखिएगा, कई संख्या पद्धतियां हैं लेकिन उसकी चर्चा हम आपके में नहीं करेंगे, वो नहीं है आपके सिलेबस में। ध्यान से देखिएगा, बस जो सिलेबस में है वहां से सीधे चलते हैं, उतना ही पढ़ाएंगे। तो संख्या पद्धति यानी संख्या को लिखने का तरीका। तो जो यहाँ लिखने का तरीका, ध्यान से देखिएगा, जैसे आप अच्छा अंक के बारे में आप जानते होंगे, अंक भी देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप लोग जानते हैं कुल 9 अंक हैं। कुल कितने अंक हैं, 9, और 0 से लेकर कुल कितने हुए, 10। ध्यान से देखिएगा, यानी यदि हम कुल अंक पूछें तो कुल कितने हैं, मौलिक अंक तो 10 हैं। अच्छा ये बताइए, यदि मैं कुल संख्याओं की बात करें तो कुल कितने हैं, वो भी 10 ही हैं। आप कहेंगे सर ये अंक है कि ये संख्या है, इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताऊं। थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं, अंक और संख्या 2 बातें हैं, एक है अंक और दूसरा है संख्या। इसमें क्या अंतर है, ध्यान से देखिए, अंक है और संख्या। जैसे एक कोई संख्या है, मैंने कहा 45, तो 45 एक संख्या है। हमने कहा ये क्या है, आपने कहा ये क्या है, ये संख्या है। और इसमें 4 और 5 अगर अलग से पूछा जाए तो ये क्या है, ये डिजिट है। ध्यान से देखिए, डिजिट यानी अंक, और ये भी डिजिट है यानी अंक। ध्यान से देखिए, लेकिन जब हम पूछते हैं बताइए 8, अच्छा 8 क्या है, तो ये संख्या है कि अंक है, आप क्या कहेंगे, ये बताइए, संख्या है कि अंक, ये संख्या है कि नहीं है। अच्छा अंक है कि नहीं, ये अंक भी है। यानी ध्यान से देखिए, ये 2 अंकों की बनी संख्या है। अगर हम पूछे 45 कितने अंकों की संख्या है, तो आप कहेंगे 2 अंकों की बनी संख्या है। जबकि हम पूछेंगे बताइए अकेले 8 कितने अंकों की संख्या है, आप कहेंगे 1 अंकों की बनी संख्या है। क्योंकि अपने आप में ये पूर्ण है इसलिए संख्या है। ये 8 जो है 1 अंक की बनी संख्या है, 45 2 अंकों की बनी संख्या है। यहीं अगर 8 न होकर के 18 होता
तब हम इस 8 को संख्या नहीं कह सकते, तब हम इस 8 को क्या कहेंगे, अंक कहेंगे, और इस 1 को अंक कहेंगे। यहाँ 2 अंकों की बनी संख्या है, ध्यान से देखिएगा 18, और ये 18 टोटल का टोटल, ये एक संख्या है। अब बात समझ में आ गई होगी कि अंक क्या है और संख्या क्या है। ध्यान से देखिए, हम चलते हैं अब क्लास की ओर। चलिए इसके आगे चलें। ध्यान से देखिए, मैंने आपसे पूछा बताइए 0 से लेकर 9 तक की जो ये संख्या है, ये कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आपने कहा 10। या मैं ये पूछूं कि बताइए कुल मौलिक संख्याएं कितनी हैं, यानी मूल, मौलिक का मतलब होता है किसी दूसरे से न बना हुआ, ठीक ना, मिल करके न बना हुआ, जबकि मूल रूप से उत्पन्न हुआ हो। तो देखिए वो कुल कितनी है, ये 10 संख्याएं हैं। और इसी के आधार पर चूंकि 10 अंक मौलिक संख्याएं 10 हैं, इसलिए इस सिस्टम को कहा जाता है डेसिमल सिस्टम। यानी ध्यान से देखिए कि वह सिस्टम, वह पद्धति जिसमें किसी संख्या को लिखने के लिए कुल 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाए, 10 अंकों का प्रयोग किया जाए, उसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये कौन सा सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम। अब देखिए यही 10 संख्याएं हैं, इनको एक और पद्धति भी कहा जाता है। यानी यदि हम आपसे पूछें कि बताइए कि 0 से लेकर 9 तक की जो भी संख्याएं हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे भारत में हुआ। कहाँ हुआ, भारत में हुआ। और यदि मैं पूछूं कि ये इनका विकास कहाँ हुआ, डेवलप कहाँ हुआ, तो ध्यान से देखिएगा अरब कंट्री में। यानी 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का जन्म तो भारत में हुआ, भारत से अरब कंट्री गई और अरब से पूरे विश्व में फैल गया। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इंडो अरेबिक सिस्टम। इंडो अरेबिक सिस्टम। कहीं कहीं आपको एक नाम और मिलेगा, हिंदू अरेबिक सिस्टम, मतलब वही हुआ हिंदू अरेबिक सिस्टम। ध्यान से देखिए, इंडो अरेबिक सिस्टम, इंडिया में जन्म हुआ, अरब में विकास हुआ, ऐसा सिस्टम, ऐसा पद्धति, ऐसा। ध्यान से देखिए, हिंदुस्तान, हिंदू यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में जन्म हुआ, अरेबिक यानी अरब में विकास हुआ, ऐसा सिस्टम। तो ध्यान से देखिएगा, उस सिस्टम को जिसमें कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिसको लिखने के लिए कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, डेसिमल सिस्टम या इंडो अरेबिक सिस्टम या हिंदू अरेबिक सिस्टम। अब ध्यान से देखिएगा, अच्छा आप लोग, चूंकि आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सबकी, चाहे वह संख्या हो और चाहे वह संख्या हो कोई, चाहे वह शब्द हो, चाहे अक्षर हो, उन सबकी लिपियां होती हैं, लिपियां होती हैं। हम अगर आपसे पूछें, ध्यान से देखिएगा, कि यह अगर क की बात करें तो किस लिपि में लिखी गई है, तो आप कहेंगे देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी। हम आपसे कहें कि अच्छा बताइए ए किस लिपि में लिखी गई है, ABCD, तो आप कहेंगे ये तो रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है, रोमन लिपि। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि देवनागरी लिपि में लिखी गई संख्या कैसी होती है, तो आप कहेंगे कि 1 2 3, यानी 1, ध्यान से देखिए, 2 3 4 5 ... आप लोग इसको जानते होंगे। ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताइए जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा गया है, यह किस लिपि में लिखा गया है, ये कौन सी लिपि है, तब आप क्या कहेंगे। ध्यान से देखिए, यह इसको इंटरनेशनल इसको संख्या बना दिया गया, नंबर्स बना दिया गया है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय संख्या हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी ऐसा सवाल आ ही जाए कि यह क्या है, तो ध्यान से देखिए, यह जितने के जितने संख्याएं हैं वो सब वो देवनागरी लिपि, देवनागरी
लिपि का ही अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। देवनागरी लिपि का क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। ये रोमन लिपि में नहीं है। आप कहते हैं अंग्रेजी में लिखिए 1 2 3 4 5, आप सोचते हैं अंग्रेजी तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। कुछ लोग गलती करते हैं कि अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी का अंक जो है 1 2 3 4 5 7 8 9 है, तो इससे यह रोमन लिपि हुआ। नहीं, रोमन लिपि आप जानते होंगे या न जानते हो तो जान लिए, ये संख्या लिखी जाती है, ये 1 2 3, ठीक है ना, ये 4 डॉट, ये किस लिपि में है? ये रोमन लिपि है। रोमन लिपि तो ये है रोमन लिपि। रोमन लिपि का जो संख्या है वो ये है, और जो अक्षर हैं ध्यान से देखिएगा वो क्या है? ABCD, जो अल्फाबेट। लेकिन यदि हम बात करें कि ये किस लिपि में लिखी गई है, तो आपका जबकि देवनागरी लिपि तो ये है ना, तो सीधा सीधा न लिख करके ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई, उसमें यह निश्चित किया गया, यह सोचा गया कि बताइए कौन सी ऐसी संख्या को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या बना दें जिसका हर जगह प्रयोग हो, कहीं पर भी किसी भी देश में, जिससे कभी किसी को दिक्कत ना आए। तो वो संख्या जानते हैं, भारत के लिए गर्व की बात होगी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वह भारत की लिपि को लिया गया है, और देवनागरी लिपि का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके थोड़ा बहुत अंतर करके उसका जो है वो एक अंक बना दिया गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको लोग सोचते हैं कि ये तो रोमन लिपि है अंग्रेजी का, ऐसा नहीं है। यह हिंदी के देवनागरी लिपि का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है और यह आज अंतर्राष्ट्रीय संख्या के रूप में जाना जाता है। तो चलिए यहाँ तक की जो सामान्य चीजें हैं, देखिए पहली क्लास है, इसमें छोटी छोटी चीजें आप लोग जान लीजिए। इसके बाद तो हम कल आपको संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाएंगे उसका भी सिलेबस बताएंगे, और फिर इसके बाद चलेंगे। तो अभी हम इसके सामान्य परिचय में अब हम जान लेते हैं कि संख्याओं, ध्यान से देखिएगा, संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए संख्या पद्धति में हम ये जान लेते हैं संख्याओं के प्रकार। ध्यान से देखिए, जैसे अब हम संख्याओं के प्रकार की बात करेंगे तो पहला जो होगा वह होगा नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिए, संख्याओं के प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से सुपर टेट में, टेट में, सीटेट में, इन सबों में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यानी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो निश्चित होगा, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, 2 से अधिक भी। तो ये जबकि बहुत छोटा सा है पार्ट, आप इसको देख लीजिए और कभी गलत भी नहीं होगा। ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक संख्या यदि हम प्राकृतिक संख्या, ध्यान से देखें, हम संख्या पद्धति में यदि संख्या के प्रकार की बात करें तो पहला जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा? प्राकृतिक संख्या। अब चलिए हम परिभाषा की बात करें, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, समझ लीजिए। देखिए समझना ज्यादा जरूरी है। यानी जिस संख्या से गणना या गिनती करने का कार्य किया जाए उसे प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिस संख्या से गणना या गिनती करने का, मैंने आपसे कहा कि आप चले जाइए, देखिए बाहर कितने लोग खड़े हैं और आप आए बताए कि 10 लोग खड़े हैं, तो आपने कैसे गिना? 1 से गिना, 1 2 3 4 5 गिनते हैं कि 0 1 2 गिनते हैं? पहला जो व्यक्ति होगा उसे 1 गिनेंगे ना, तो 1 से चलेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कितने, सबको आपने गिन डाला। तो ध्यान से देखिए, गणना या गिनती करने, जिस संख्या से गणना या गिनती करने का कार्य किया जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो हमारा गणना 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं, इसलिए कभी भी भूल करके भी नेचुरल नंबर्स में 0 को मत रखिएगा। यह 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इनफाइनाइट। अब देखिएगा,
हम एक देखिए एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर। दूसरी बात हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, दूसरा हम होल नंबर्स की बात करेंगे, यानी पूर्ण संख्या। ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्या, इसको हम कहेंगे, हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी ध्यान से सुनिएगा, जब प्राकृतिक संख्या के समूह में, जब प्राकृतिक संख्या के समूह में हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो जो समूह बनता है वह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याओं का समूह। तो प्राकृतिक संख्या तो है ही। यहाँ पे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। हमने लिखा 1 से शुरू किया तो ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन मैंने इसी में जीरो को बढ़ा दिया, जीरो को सम्मिलित कर लिया। अब देखिए पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया। ये प्राकृतिक संख्या था लेकिन ये पूर्ण संख्या हो गया। तो ध्यान से देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी जीरो नहीं है, बाकी तो हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सब हैं। यानी हम ये कह सकते हैं प्रत्येक, ध्यान से देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान से देखिए कि कौन सा कथन सही है। 4 ठो दे देगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही है कि गलत है? सही है। फिर कहेगा बताइए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक नहीं होती, कुछ होते हैं। ध्यान से देखिए, 1 से लेकर बाकी संख्याएं सब प्राकृतिक हो सकती हैं, लेकिन जीरो नहीं। हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंटीजर्स नंबर। इससे भी एक आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, इंटीजर्स नंबर। चलिए इसको मिटा के ऊपर लिखते हैं जिससे आपको दिखाई दे। तीसरा ध्यान से देखिएगा, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या है, तो ध्यान से इसको सुनिए। जब पूर्ण संख्याओं को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूपों में, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में दर्शाया जाता है तो जो समूह बनता है वह पूर्णांक संख्याओं का समूह बनता है। फिर से सुनिएगा, जब पूर्ण संख्या को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूपों में दर्शाया जाता है तो इससे जो समूह बनता है वह पूर्णांक संख्याओं का समूह बनता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, यदि मैंने पूर्ण संख्या केवल लिखा 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, अब हम इधर बढ़ेंगे, -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो देखिए इसमें निगेटिव भी है, पॉजिटिव दोनों है। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, अच्छा उधर नहीं दिखता होगा तो ध्यान से ये देख लीजिए, आप इधर नीचे लिख दे रहे हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इधर हम बढ़े -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, इधर धनात्मक है इधर ऋणात्मक है, तो इसको हम किसका समूह कहेंगे? पूर्णांक संख्याओं का समूह कहेंगे। यानी ध्यान से ये भी देखिएगा, ये जितने निगेटिव वाले संख्याएं हैं, निगेटिव वाली संख्याएं, इसको हम कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। ये जो धनात्मक 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक है इसे हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये जो 0 है, 0
ये तो न निगेटिव है न पॉजिटिव है, न धनात्मक है और न ऋणात्मक है, न ही धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यह न्यूट्रल है, उदासीन है। ध्यान से देखिए, न्यूट्रल इंटीजर्स यानी उदासीन पूर्णांक संख्याएं। ध्यान से देखिए, उदासीन पूर्णांक संख्याएं। तो ध्यान से देखिएगा, इंटीजर्स नंबर किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, हम आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछ करके ये क्लास बंद करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या, ध्यान से देखिए, इसी जो 3 बताए, केवल 3 ही प्रकार बताए अभी, और उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम उसके प्रकार की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग उबेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं क्या 8 एक पूर्णांक संख्या है, आप कहेंगे हाँ है। हम पूछेंगे क्या 8 एक पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे हाँ हाँ है। हम कहेंगे क्या 8 एक प्राकृतिक संख्या है, तो तीनों है। ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक और पूर्णांक संख्या भी है। लेकिन हम अगर पूछ लें क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है, आप कहेंगे है। पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या है, आप कहेंगे नहीं। ध्यान से देखिए, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी, पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ध्यान से देखिए, प्राकृतिक संख्या की यदि हम बात करें तो क्या होगा? 1। ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या होगा? 1। हम दूसरा, सबसे छोटी अगर हम पूर्ण संख्या पूछें, पूर्ण संख्या, तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? 0। तीसरा, अगर हम पूछें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, ध्यान से देखिए, पूर्णांक संख्या की बात करें तब क्या होगा? आप बताइए। अब आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या इनफाइनाइट, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी ये जो 3 आपको बताए हैं, उन तीनों में प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी पूछी जाए तो आप बता लेंगे 1, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जाए तो 0, लेकिन सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछी जाए तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। अच्छा चलिए, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी बड़ी संख्या तो तीनों का नहीं बता सकते, आप इनफाइनाइट कहेंगे या तो कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या का आप बता देंगे 1, पूर्ण संख्या का बता देंगे 0, लेकिन सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछा जाए तो आप यहाँ भी कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं में न सबसे छोटी बता सकते हैं न सबसे बड़ी बता सकते हैं। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप बताइएगा क्लास कैसी रही, और इसके बाद कल दूसरा लेक्चर होगा। धन्यवाद।